तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। कोट है हमारा, व्हाट वी डू टू द एयर वी डू टू अवर सेल्फ। बहुत ही प्रैक्टिकल कोट है। प्रैक्टिकल कोट ये बेसिकली कहना क्या चाहता है? देखो, कोट हमारा कहना चाहता है कि ह्यूमंस जो इंसान होते हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारा पर्यावरण होता है, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझते हैं। देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें पेड़ पौधे होते हैं। लेट्स से ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इन पेड़ पौधों को काट रहे हैं, काट के इनको जला रहे हैं। ठीक है, जलाने से क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, और जो फ्रेश एयर आती थी अब वो बंद हो गई। इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है, हमें ह्यूमंस के ऊपर देखने को मिलेगा कि ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शा रही है कि ये सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर ये सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड है तो ह्यूमंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और जब हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और यही कहीं ना कहीं ये जो कोट है ये कहना चाहता है। और ये जो कोट है बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है नॉर्थन इंडिया में। आप सभी को पता है, नॉर्थन इंडिया में जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे एयर पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ता रहता है। बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, और मेन रीज़न बताया जाता है कि सर्दियों के टाइम पे जो किसान होते हैं नॉर्थन इंडिया के, स्पेशली हरियाणा और पंजाब वाले, वो पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो लेवल बढ़ जाता है कैपिटल में। तो इसके अपोज में भी इस यहाँ पे एडिटोरियल में कहा गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो, एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, नॉर्थन इंडिया का जो पॉल्यूशन है, वो सीवियर प्लस एयर क्वालिटी की जो कैटेगरी होती है उसमें आ चुका है। हमारा जो PM 2.5 लेवल है, PM 2.5 कहते हैं पार्टिकुलेटेड मैटर, जो हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में स्पेशली छोटे 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 मैटर होते हैं। 2.5 यहाँ पे उसका वो मेजरमेंट बताया गया है। ये जो पार्टिकुलेटेड मैटर है 2.5, ये भी इनका लेवल जो है वो भी एक्सीड हो चुका है 500 mg पर मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारी स्थिति है इस समय नॉर्थन इंडिया में पॉल्यूशन की, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीवियर है, सीवियर प्लस कैटेगरी में है ऑलरेडी। और यहाँ पे बताया है कि इससे विजिबिलिटी वगैरह भी बहुत इफेक्ट पड़ी है। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में आया था कि भाई एयरलाइंस वगैरह भी इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे थिक स्मोक कुछ है जो जमा हो गया है। तो जो मेरे बच्चों को नहीं पता कि स्मोक क्या होता है, तो आप समझ लीजिए। स्मोक बेसिकली, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो, जैसे ओस आती है, सर्दियों में ओस पड़ती है, तो उस ओस के अंदर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ओस प्लस पॉल्यूशन स्मोक कहते हैं उसे। ठीक है, ये एक बेसिक लैंग्वेज में। स्टबल बर्निंग की हम बात करें तो यहाँ पे बताया कि नासा का डाटा कहता है कि जो स्टबल बर्निंग है उसके इंसिडेंट 70 से 80% जो है ड्रॉप हो चुके हैं। तो देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं, हमेशा ब्लेम करते हैं किसानों को कि भाई हरियाणा में पराली जला रहे हैं इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन नासा का डाटा तो कुछ और कह रहा है। नासा का डाटा तो कह रहा है 70 से 80% जो है ये इंसिडेंट कम हो गए हैं। अगर सिर्फ 20% रह गए हैं, लेकिन पॉल्यूशन लेवल तो फिर वैसा ही है जैसा हर सर्दियों में होता है, सीवियर कैटेगरी पे पहुंच चुका है। और इस सर्दी का तो ये एकदम हाईएस्ट है, सीवियर प्लस कैटेगरी पे। ये कैसे? तो देखो, यहाँ पे बताया है कि कुछ फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन के लिए। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक एक करके समझेंगे। देखो, यहाँ पे बताया है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग मतलब क्या होता है कि देखो, ट्रक वगैरह चलते हैं, हम स्टोव वगैरह जलाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल जो होता है, मिट्टी का तेल हो गया, चाय हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारा फॉसिल फ्यूल होता है। जब इसकी बर्निंग करते हैं तो इससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। एक वो चीज़ हो गई। डोमेस्टिक एमिशन। डोमेस्टिक एमिशन क्या होता है कि घरों में चूल्हे वगैरह जलते हैं। मैं गैस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ घरों में जो किसान वगैरह के घर होते हैं, जो हमारे गाँव में घर होते हैं, जो हमारे देसी घर होते हैं, वहाँ पे जो चूल्हे बनते हैं, चूल्हे की जो रोटी बनती है, वहां से भी तो पॉल्यूशन आता है। तो हर घर में चूल्हा, हर घर से पॉल्यूशन, तो डोमेस्टिक पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। और अनआइडेंटिफाइड सोर्स, ये क्या चीज है अनआइडेंटिफाइड सोर्स? देखो, सर्दियों में बेसिकली क्या होता है, आपको रोड किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। रोड किनारे लोग, 4-5 लोग जमा हो जाते हैं, कूड़ा होता है वो जला देते हैं, टायर होते हैं वो जला देते हैं, जो भी पाता है उनको जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉल्यूशन के अंदर। ये सारी चीज है अनआइडेंटिफाइड सोर्स। उसके अलावा यहाँ पे बताया है कि कुछ वेदर की कंडीशन भी है, विंड पैटर्न भी है, और टेम्परेचर इन्वर्जन भी है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो टैप होके रह जाता है इस टाइम में नॉर्थन इंडिया में। देखो, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जब गर्म हवा होती है, जब हवा, जैसे लेट्स से कि आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये टेम्परेचर इन्वर्जन, विंड पैटर्न वगैरह, ये सारी चीजें,
ये समझ लीजिए टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। देखो टॉपोग्राफिकली क्या है कि हमारा नॉर्थन इंडिया थोड़ा सा गड्ढे में है, स्पेशली दिल्ली की अगर बात करूं तो, ठीक है। यहाँ पे रिजेस वगैरह हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा भी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है। क्या चीज़ है टेम्परेचर इन्वर्जन? देखो मैं बताता हूँ टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हमारी एयर जो होती है जैसे जैसे ऊपर जाती है तो क्या होता है, ये कोल्ड होती रहती है, ठंडी होती रहती है, बिल्कुल ठंडी होती है। गर्म हवा नीचे होती है, ऊपर ऊपर जाते 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 हवा हमारी ठंडी होती रहती है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि जो नीचे की हवा है ये होती है कोल्ड, ठीक है, ये कोल्ड है, इसके ऊपर फिर होती है वार्म हवा और फिर होती है कोल्ड हवा। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये टैप होके रह जाता है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर पॉल्यूशन होगा तो ये भी टैप होके रह जाएगा। यही कारण है सर्दियों में ये सारी चीजें होती हैं। क्यों होता है, देखो एक चीज अभी पहले देख लो कि होता क्या है, क्यों होता है वो भी समझ लेंगे। ज्योग्राफी का, टोटली ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सारे सब्जेक्ट का बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि चीजें हो क्यों रही है। देखो जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो क्या होता है, ऐसे होता है, नीचे वार्म है, ऊपर जाते जाते कूल हो जाती है। तो ये क्या चीज है, वर्टिकली जो है हमारी एयर मूव कर रही है। अगर लेट से यहाँ पे पॉल्यूशन होगा तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, पॉल्यूशन जो है ऊपर की साइड चला जाएगा, फिर वहां पे जो जेट विंड वगैरह चल रही है वो उस पॉल्यूशन को लेके बाहर चली जाएगी कॉन्टिनेंट से, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रॉब्लम आती है, वो होता क्या है, सर्दी वाले दिनों में बेसिकली होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी जमीन ठंडी ठंडी होती है। देखो कभी सोचा है कि सर्दियों के अंदर ओस क्यों पड़ती है? जमीन के अंदर ओस क्या होता है, बेसिकली बादल बन गए ना, वो नीचे की साइड ही वो जो है उसका कंडेंसेशन हो गया। तो वो होता क्यों है, होता है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। देखो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे नीचे से ठंड आ रही है, ठंड की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो हवा है वो नीचे की हवा ठंडी हो गई है, लेकिन ऊपर की हवा जो है अभी भी गर्म है, जिसकी वजह से ये जो है टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रॉब्लम आती है। कभी मेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ी है आपको तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का ही टीचर हूँ स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने यूपीएससी वाले बच्चों को इंस्टीट्यूट में ज्योग्राफी पढ़ाई है, एनवायरनमेंट पढ़ाया है, तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो बस ये समझो कि क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन में, लेयर्स बन जाती है, ठंडी गर्म ठंडी हवा की लेयर्स बन जाती है, उसकी वजह से भी जो है टैप हो जाता है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है, लानीना की वजह से। लानीना बेसिकली क्या होता है, लानीना में होता है कि जो पैसिफिक ओशन का ये फिनोमिना है, पैसिफिक ओशन के फिनोमिना में क्या होता है लानीना में स्पेशली, कि जो अमेरिकन साइड वाले कॉन्टिनेंट है वहां पे कोल्ड रहता है और जो ऑस्ट्रेलियन साइड वाले हैं यहाँ पे हॉट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो पैटर्न है, विंड पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक हो जाता है, मूव नहीं कर पाता। उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो पॉल्यूशन है स्टक होके रह जाता है। तो मतलब कि बहुत सारे रीजन है, सिर्फ स्टबल बर्निंग ही नहीं है जो हम सिर्फ किसानों को ब्लेम करते रहे, सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं है, बहुत सारे रीजन है, फॉसिल फ्यूल का, डोमेस्टिक का, टेम्परेचर इन्वर्जन, विंड पैटर्न मूव नहीं कर पाला, ला नीना आ गया यहाँ पे, वेदर कंडीशन ऐसी है, टोपोग्राफी ऐसी है दिल्ली की। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर, नॉर्थन इंडिया के अंदर। एक चीज और बताई गई है यहाँ पे हमारे एडिटोरियल में, देखो आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना होता है बेसिकली अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर। तो एनालिसिस के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि चीजें हो क्या रही हैं, तभी तो एनालिसिस कर पाओगे अच्छे से। देखो अब यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आ रही है कि भाई जो प्राइवेट एजेंसी है वो कुछ बता रही है कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका डेटा कुछ चल रहा है, जो हमारी ऑफिशियल रीडिंग है वो कुछ और बता रही है, WHO की गाइडलाइन कुछ और है। जो प्राइवेट एजेंसी है वो कह रही है कि जो एक्वाई लेवल है वो वही 500 प्लस नहीं करा, 1000 और 1500 के बीच में है। अब ऑफिशियल जो रीडिंग है वो तो 500 कह रही है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जो हमारी इंडियन है वो उसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम टाइट है, WHO के से कंपैरिजन करें, ठीक है, ये सारी चीज बताई गई है। अब स्टबल बर्निंग की बात आई तो यहाँ पे बता रखा है कि जो नासा की सैटेलाइट है जो डिटेक्ट करती है, क्योंकि नासा वाले तो आके यहाँ पे हमारे खेतों में देख नहीं रहे कि कौन जला रहा है कौन नहीं जला रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नासा की सैटेलाइट डिटेक्ट करती है कि कौन खेतों में जो है किसान जो अपनी पराली जला रहा है कौन नहीं जला रहा है। तो यहाँ पे बताया है कि जो किसान है वो बहुत चालाक हैं, टाइम शिफ्ट कर लेते हैं ताकि सैटेलाइट के उससे बच सकें। तो ये एकदम ही वैसा है जो आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे इसके उसमें बताया है कि इंडिया को अपनी जो सैटेलाइट है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसेट 3D और 3DR इसका यूज करना चाहिए, कि हमें किसी दूसरे पे निर्भर ना रह के अपनी खुद की सैटेलाइट यूज करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक सजेशन दिया है यहाँ पे।
और बेसिकली और भी क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और चीज़ें बताई है कि हमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट, वो तो हमारी ये इनसेट हो जाएगी, उससे हो जाएगा हमारा। और हमें बेसिकली यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में कुछ कमी बताई गई है कि हम इंटीग्रेट नहीं करते एयर क्वालिटी को और क्लाइमेट स्ट्रेटजीज को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। देखो, अब जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इस एडिटोरियल का, और इससे पहले शायद ये आपने सुना होगा इस तरह का मेजर। तो ये जो नाम है इसको रट लेना, इसको एकदम लिख के आना अगर एयर पॉल्यूशन पे कुछ आ जाता है, वो है हमारा ये। तो यहाँ पे एक जो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता रखा है वो क्या, कि एयर शेड रिसोर्स फ्रेमवर्क हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये क्या चीज़ है एयर शेड रिसोर्स फ्रेमवर्क? देखो ये क्या चीज़ होती है कि देखो, हर एक जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर एक जगह की टोपोग्राफी अलग होती है। अगर हम पैन इंडिया लेवल पे एक जैसा मेजर मतलब एक जैसे जो रूलिंग है, एक जैसा मेजर्स है जो अडॉप्ट कर लें, तो उसका सॉल्यूशन, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एयर शेड रिसोर्स फ्रेमवर्क कहता है कि जिस जगह की टोपोग्राफी एक जैसी है, जिस जगह का क्लाइमेट एक जैसा है, वहां के रिसोर्सेज एक जैसे हैं, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, एक जैसा है, वहां पे हमें एक तरह का जो फ्रेमवर्क है वो अडॉप्ट करना चाहिए। कि वहां का क्लाइमेट हो गया, वहां का सीजन हो गया, वहां का एनवायरनमेंट हो गया, ये सारी चीजों को मेजर करते हुए, वहां का डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीजों को मेजर करते हुए एक प्रॉपर पॉलिसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनानी चाहिए। बेसिकली ये टेलर मेड जो अप्रोच होती है उसके बारे में बताया गया है कि पर्टिकुलर एरिया के लिए पर्टिकुलर पॉलिसी बनाए, ताकि जो उस पॉलिसी का इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिले। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी वही चीज है, साइंस बेस्ड हो, हेल्थ केयर सेंट्रिक जो है पॉलिसी करनी चाहिए, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, डाटा एक्यूरेसी आनी चाहिए। अब जो हम ये जो करते हैं एयर क्वालिटी मेजर करते हैं, ये सारी जो है मेजर्स यहाँ पे बताए गए हैं। जो हमारा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, एयर शेड रिसोर्स फ्रेमवर्क हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो यही सारी चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। आई होप आपको आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी सी बड़ी होगी कि हमें क्यों हम नॉर्थन इंडिया में सर्दियों में प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसकी, एयर पॉल्यूशन की क्यों फेस करते हैं। हमने बहुत सारे रीजंस इसके देख लिए। इसके रीजन ह्यूमंस भी है और नॉन ह्यूमंस भी है, विंड पैटर्न भी है, और हमारा जो फॉसिल फ्यूल से हम फैलाते हैं वो भी है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके वहां से हम अपनी खुद की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली टेलर मेड अप्रोच को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है अगर हम इसे इस प्रॉब्लम से निजात चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, आप एनालिसिस करने के लिए थोड़े से और प्रिपेयर हुए होंगे। डे बाय डे हमारा बेसिकली टारगेट क्या है? देखो, हमारा टारगेट है कि डे बाय डे हमें अपनी नॉलेज को गेन करना है। डे बाय डे ऐसा नहीं हो कि आपने एडिटोरियल आज डिस्कशन सुना और डिस्कशन खत्म होने के बाद आप सेम से थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है कि डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, ताकि हमें कोई भी एडिटोरियल, कोई भी हमें एस्से राइटिंग दी जाए, एस्से में कोई भी टॉपिक दिया जाए, उसको हम लिखने के लिए सक्षम हो। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे लिखने में लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है thelearners.co.in, वहां पे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे लेक्चर अवेलेबल है 15, जिसके अंदर जितने भी आपके लेक्चर है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, और आपका ये अर्बनाइजेशन हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, नेशनल पॉलिसी हो गया, ये सारी जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। और वहाँ पे आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नॉलेज है। फिर आप क्या करेंगे कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखने को दिया गया है तो वुमेन एम्पावरमेंट को आप ऑटोमेटिकली ग्लोबलाइजेशन से अटैच कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसको एनवायरनमेंट से अटैच कर देंगे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड नॉलेज है यहाँ पे, हर चीज़ हमारी जो है कनेक्ट है। और ये कनेक्शन आपको इस 15 लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप जाके देखिएगा, बहुत ही ईजी है, बस ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है और कुछ नहीं करना। तो बच्चों के लिए होमवर्क है, ये जो आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करो, और अब आप चाहो तो इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर सकते हो, तो मैं थोड़ा देख लूंगा, कुछ इंप्रूवमेंट होगी तो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने G20 की तरफ। आज से पहले हमने शायद G20 के बारे में डिस्कस नहीं करा है। तो G20 का न्यूज़ में थोड़ी सी चर्चा थी, और G20 अच्छा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो आपके जो पेपर 2 के अंदर वैसे ही वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है, तो G20 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया इंडिया चाइना रिसेंटली, बेसिकली हमें जो LAC था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे हमारी चाइना के साथ थोड़ी सी जो कशमकश चल रही थी,
वो कहीं ना कहीं रिसॉल्व हुई है। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई और रियो डी जेनेरो में G20 की जो समिट हुई थी, इसके साइड में चल के हमने मीटिंग करी चाइना के साथ, और ये जो है डिसंगेजमेंट ये हमने अचीव करा। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन G20 हमने डिस्कस नहीं करा था। ठीक है, G20 डिस्कस करते हैं। देखो G20 क्या चीज़ है? क्या मिलिट्री का ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1990 में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, और उसको देख के हमारा जो है 1999 में G20 एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, G20 एस्टैब्लिश हुआ तो बेसिकली ये फॉरम था फाइनेंस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, आरबीआई के गवर्नर इंडिया के केस में, उनका ये ग्रुप था। मतलब कि हमारी सीतारमन्ना जी और हमारे श्रीकांत दास जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, इन दोनों का बेसिकली ग्रुप था हर कंट्री की तरफ से। हर कंट्री मतलब 20 कंट्री की तरफ, तभी तो G20 है। और ये समिट लेवल पे 2008 में रेज हुआ। तो आपको बेसिकली ये जरूर याद रखना कि स्टार्टिंग में किसका ये फॉरम था। उसके बाद में इसका बेसिकली एम क्या है कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है ग्लोबल लेवल पे। अब फाइनेंशियल क्राइसिस में ये आया था तो बेसिकली इसका एम यही होगा, फाइनेंशियल जो है इसमें स्टेबिलिटी लानी है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो, G20 की जो प्रेसिडेंसी है रोटेटरी है। मतलब क्या है, हर साल इसकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है, किसी न किसी पे आती रहती है। तो एक क्वेश्चन मेरा है कि इंडिया पे क्या कभी आई है? इसका आप आंसर देना। उसके बाद है नो परमानेंट सेक्रेटरीट, मतलब इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर हेग वगैरह में, इसका हेडक्वार्टर ही नहीं है, G20 का हेडक्वार्टर नहीं है। इसीलिए तो हमने यहाँ पे अभी जो रियो डी जेनेरो में चल रही है मीटिंग, वहां पे हमने ये सारी चीजें करी। ठीक है, उसके बाद 19 कंट्रीज हैं जो 5 ग्रुप में डिवाइड है। इसके अंदर इसकी प्रेसिडेंटी रोटेटरी है, ये हमने वैसे ही पहले ही समझ लिया। त्रिकोया क्या चीज़ है? त्रिकोया बेसिकली क्या है कि इसका जो वर्किंग एसोसिएशन है वो करंट प्रेसिडेंटी, पास्ट और जो नेक्स्ट होने वाली है, तीनों को ध्यान में रख के काम करता है। चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस एक है भाई, जो रूलिंग देती है ये बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग नहीं है तो एनफोर्समेंट जो मैकेनिज्म है वो इसके पास है नहीं, ये मेन प्रॉब्लम है। अगर इसने लेट से G20 ने कोई डिसीजन लिया, इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये भगवान भरोसे है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इतना हुआ। और बाकी जो कन्फ्लिक्ट चल रही है हमारे वर्ल्ड में वो सारे इसके चैलेंजेस हैं। नाटो का एक्सपांशन हो गया, चाइना का स्ट्रेटेजिक जो राइज हो रहा है वो, यूक्रेन की जो फाइट हो रही है वो। ठीक है, G20 इंडिया में 2023 में हुआ था। देखो, 18वीं जो प्रेसिडेंसी है G20 की इंडिया के अंदर आई थी। वासुदेव कुटुंबकम ये वाली हमारी थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थोड़ा बहुत अगर याद हो, उस टाइम में प्रिपेयर कर रहे होगे तो ये सारा G20 के टाइम का ये सारी चीज हुई थी। ठीक है, दिल्ली के अंदर ही हुआ था बेसिकली ये सारा। तो ये सारी कंट्रियां दे रखी है G20 की। इसके अंदर इंडिया है या नहीं है? देखो, इंडिया है। मेजर कंट्री ढूंढो, हमारे नेबरिंग कंट्री ढूंढो। देखो, पाकिस्तान है इसमें या नहीं है? पाकिस्तान नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बांग्लादेश ढूंढो, बांग्लादेश है या नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। अब इसके अंदर वो ढूंढो तुम की वो चीज है, क्वाड है या नहीं है? अब देखो, इसके अंदर क्वाड है, जापान है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया है इसके अंदर, यूएस तो है इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया है या नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड के सारे मेंबर इसके अंदर है। देखो, ऐसे देखा करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा तुमने? 2024 में जो तुमसे पूछा गया था, वहां पे यही बोला था कि एक ब्रिक्स का बोला था शायद, कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं वो G20 मेंबर है या नहीं, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट दी गई थी आपको। तो ऐसी चीजों को हमें ऐसे ही एनालाइज करना पड़ेगा कि देखो, G20 के अंदर क्वाड के मेंबर्स तो हैं, वैसे ही सारे जो मेंबर्स हैं वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप कमेंट करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे बहुत सारे हैं जो देखते हैं और चुपचाप मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं। वो चीज़ मत करो, कमेंट करो। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अकाउंटेबिलिटी सेट होती है बेसिकली। देखो, तुम कमेंट करते हो तो क्या होता है कि मुझे लगता है कि भाई बच्चे देख रहे हैं तो मुझे डेली देना है। और अगर तुम कमेंट करते हो तो तुम्हें लगता है कि भाई सर को बताना है कि हाँ ये वाला आंसर था, तो तुम भी डेली देखोगे। ठीक है, तो तुम्हें भी डेली फायदा होगा और मैं भी डेली तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कमेंट करो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सागर मंथन। सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग। देखो, इसको देने का मेरा एक और एकमात्र रीजन क्या है कि तुम्हें पता हो कि इंडिया का स्टैंड क्या है सागर मंथन में। सागर मंथन मतलब कि इंडियन ओशन में जो मरी टाइम है उसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, क्लाइमेट में इंडिया का क्या स्टैंड है? क्लाइमेट जस्टिस। मतलब क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या? इक्विटी। इक्विटी सी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिया का स्टैंड। कि डेवलप्ड कंट्री ने पॉल्यूशन फैलाया है तो उसको सबसे ज्यादा भार लेना चाहिए,
यही क्या है, क्लाइमेट जस्टिस। अब इंडिया का जो है स्टैंड यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे क्या है, जो हमारा मरी टाइम है, मरी टाइम में इंडिया बोलता है कि यहाँ पे फ्री, ओपन और सिक्योर मरीटाइम नेटवर्क होना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज बोल रहा हूँ, यूएस के लॉ नहीं बोल रहा मैं, ध्यान देना, इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो इंप्लीमेंट होने चाहिए मरीटाइम सिक्योरिटी में। यही तो रीजन है कि साउथ चाइना सी में जो इंडिया है वो हमेशा फॉलो कहता है कि वहां पे फ्री, ओपन और सिक्योर मरीटाइम नेटवर्क होना चाहिए। और अब वर्ल्ड भी जो है इंडिया का जो स्टैंड है उस पर एग्री करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। और अभी ये जो सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग है, ये कहाँ पे हुए, ये हुए नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में फर्स्ट एडिशन हुआ है इसका। किसने करवाया है, देखो ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, इन दोनों ने मिलकर इसको कंडक्ट कराया है। तो यही जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है, और इंडिया का स्टैंड क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आपको अगर स्टैंड पता है इंडिया का तो इसका आंसर आपके सामने है, नहीं पता है तो फिर ढूंढते रहो। नेक्स्ट चलते हैं हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ। देखो अभी हुआ क्या है कि जो हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जो हमारी यूनियन की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने बोला कि भाई सेल्फ सर्वे करो। अब हम नहीं सेल्फ सर्वे करवाएंगे कि कितने घर बन गए हैं कितने नहीं बने हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं वो खुद सर्वे करके बताओ, पोर्टल पे जाके खुद रजिस्टर करो कि हाँ भाई हमारा घर बन गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली और फर्स्ट टाइम बेसिकली ये हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये है क्या चीज़। देखो घर बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेके आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसके दो पहलू थे। एक पहलू था कि ग्राम में बनाएंगे, ग्रामीण इलाकों में बनाएंगे, एक बनाएंगे अर्बन एरियाज में, ठीक है। 2024 में आया था, ठीक है, नहीं 2024 तक बनाएंगे, अभी एक्सटेंड हो गया है ये, ठीक है, 2024 तक। ग्रामीण में क्या था, ग्रामीण में बेसिकली टारगेट था, पहले बोल रहे थे हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, मतलब 2022 तक सबके पास पक्के घर होंगे। लेकिन टारगेट जो है थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 2024 दिसंबर हो गया, देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये क्या चीज था, ये था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या चीज होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको थोड़ा सा देखेंगे जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, देखो ये क्या चीज है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसे चला कौन रहा है, इसे चला रहा है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसमें ये इसका इसका जो कर्ता धर्ता है वो है हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें पक्का घर बनाना है, बेसिक एमिनिटीज दे रही है जो भी रूरल फैमिलीज है। कैसे बेनिफिशरीज को देखेंगे, सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग के द्वारा हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब देखो ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पैसा देती है, शेयरिंग होती है बेसिकली। तो शेयरिंग में हमेशा ये वाला रेशियो तुम याद रखना, 60-40-90-10। किसी का फोन नंबर नहीं है, ये 60-40-90-10 तुम्हारी फ्यूचर की चाबी है। कैसे, देखो जो प्लेन एरिया है उसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमेशा कहती है क्या कि 60% जो पैसा है हम देंगे, 40% तुम दो। जो हिली एरियाज हैं उनमें कहती है कि 90% पैसा हम देंगे, 10% तुम दो। ये है 60-40-90-10 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो यूटी है उसमें तो यूटी का मालिक आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो 100% वहां पे पैसा देंगे। तो ये कुछ क्या मेथड है, ये है फंड शेयरिंग का मेथड। फंड शेयरिंग का मेथड है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम अडॉप्ट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये जो हमारा अर्बन एरियाज में भी तो है, तो देखो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ग्रामीण में है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन में हमारी है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो दोनों में अलग अलग मिनिस्ट्री है, एकमात्र ऐसी स्कीम है जो दो मिनिस्ट्री इसको चला रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली वही घर बनवाएगी $100 जो रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, जे कॉलोनी पता है, वो यही चीज है कि घर बनवा बनवा के दे रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। तो यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। आपको बस थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि क्या चीज है क्या नहीं है। आई होप, और हमारा इसी के साथ एडिटोरियल खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, बस उसी से हमारा जो है पेपर 1 में हमारी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, और पेपर 2 के लिए हमारे जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं हम एडिटोरियल जो डिस्कस करते हैं उससे इंप्रूव हो जाएगी। और जल्दी ही मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ पेपर 2 के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बार बार मेरे को बोल रहे हैं कि सर पेपर 1 के लिए जैसे आप एक टेस्ट सीरीज लेके आए हो, हम 8 मंथ की जो है 8 महीने लंबी जो है टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो अगर ये जो टेस्ट सीरीज है किसी ने लगा ली 8 महीने में, उसका जो पेपर 1 है वो तो ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी।
170+ नंबर पक्के हैं अगर इसको ढंग से लगा लिया, जो हमारी टेस्ट सीरीज है अभ्यास मंथन। अब वैसी ही कोई टेस्ट सीरीज है, मेरे को पेपर 2 के लिए लेके आनी है, बहुत ही सस्ते प्राइस में लेके आते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा देखना हो तो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं thelearners.co.in में। वहाँ पे फ्री कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। फ्री के साथ बस एक ही जो है पेड कोर्स है अभी, वो है हमारी ये मंथन वाली टेस्ट सीरीज। बाकी सारी चीज़ वहाँ पे फ्री है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि जो CAPF की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये हमारा द लर्नर्स का, thelearners.co.in। देखो CAPF में आप गए, CAPF में जाने के बाद करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है वो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। डेली डिस्पैच जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसकी PDF यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो PDF है ये तो वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाती है, लेकिन अगर आप मिस कर देते हैं कभी तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। लास्ट जब से स्टार्ट हुआ है हमारा डेली डिस्पैच तब से उसकी PDF यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए वो यहाँ पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखो यहाँ पे कैसे अवेलेबल है, टॉपिक वाइज, कि साइंस के टॉपिक अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, तो सबके टॉपिक वाइज यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो फ्री कोर्सेज हैं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हैं। देखो फ्री कोर्सेज में क्या है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की जो मतलब वैल्यू होती है आपके CAPF एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ये आपको MCQ टाइप में दे रखे हैं। आपको डिजिटली जैसे होता है कि आप जाओ और जाके वहाँ पे टिक करो, जैसे हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वैसे यहाँ पे दे रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसके बाद जो डेली जो करंट अफेयर आते हैं, डेली हम क्या करते हैं 10 क्वेश्चन बच्चों को देते हैं। उन 10 क्वेश्चन में क्या होता है कि जो NCERT है वो आपके थोड़े से 1-2 प्रीवियस ईयर के हो गए, और जो करंट में जो अभी न्यूज़ आई है उनमें से एक। तो मतलब क्या होता है कि डेली आप 10 क्वेश्चन पे स्टिक रहते हैं तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहती है। आपका जो माइंड है एनालिटिकली चलता रहता है कि आप जो इलेमिनेशन मेथड है वो यूज करते रहते हैं। उसके बाद अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो 0 to हीरो डिस्क्रिप्टिव पेपर की ये टेस्ट सीरीज है, ये ले लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉस्ट है, एक ही जो है प्रोग्राम यहाँ पे उसमें पेड कोर्सेज में है, वो क्या ये वाला हमारा अभ्यास मंथन, ये टेस्ट सीरीज है। और ये जो प्राइस है ये भी हाफ हो जाएगा, एक कोड है लास्ट डे वाला वो आप लगा लेना। और ये सारी चीज यही है बस। और एक चीज और देखो, तो एस्से कंटेंट ये बहुत जबरदस्त चीज है। एस्से कंटेंट में आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपको कोई सोर्स नहीं मिलेगा कहीं भी, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में कहीं सोर्स मिलेगा ही नहीं। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये हमने प्रोवाइड कराया आपको कि जो भी टॉपिक चल रहा है न्यूज में, जो भी बर्निंग टॉपिक चल रहा है, हॉट बर्निंग टॉपिक चल रहा है, उसके आपके आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा रखे हैं। लेट्स से लेटरल एंट्री लो, खोलो इसको, यहाँ पे क्लिक करो, लेटरल एंट्री में गए, यहाँ पे आपको फेवर में दे रखा है, यहाँ आपको अगेंस्ट में दे रखा है, विद यहाँ पे प्रॉपर आपको एग्जाम्पल और सॉल्यूशन जो भी है वो सारी चीज यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ पे अपना थोड़ा कमेंट वगैरह कर देना भाई, अभी तक देख लेते हैं बच्चे करते नहीं है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।